Yes, friends. Can we start? काय जेवलाय का नाही? Can we start? ठीक. अब लिखिए स्पेशल रेट्स. अब तक जो हमने देखे थे वो नॉर्मल रेट्स थे. देयर आर सम स्पेशल इनकम्स जिसके ऊपर गवर्नमेंट स्पेशल रेट्स चार्ज करता है. कोई स्लैब रेट नहीं होगा, फ्लैट रेट होगा. ओके, राइट डाउन. फर्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 20%. अब क्या है ये लॉन्ग टर्म, क्या है 112? जस्ट ब्रीफली डिस्कस करेंगे. पहले तो विल राइट इट डाउन. सेकंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A 10%, एंड यहां पे ब्रैकेट में बियॉन्ड ₹1 lakh. Third, short-term capital gains under section 111A, tax rate 15%. Fourth, casual winnings. Casual winnings ब्रैकेट में winning from lottery, gambling, horse race, crossword puzzles, etc. 30%. Casual winnings, that is winning from lottery, gambling, horse race, crossword puzzles, etc. 30%. Written. Fifth, online gaming 30%. Written. Sixth, unexplained investment / expenditure 60%. कल हमने डिस्कस किया था कंसील्ड इनकम वाला. एंड सेवेंथ, मैक्सिमम मार्जिनल रेट MMR ब्रैकेट में 30% प्लस 37% प्लस 4%. That is 42.744. मतलब डायरेक्ट समेशन नहीं है. 30% पे 37% एंड जो टोटल आएगा उस पे 4%. इसका मीनिंग क्या डिस्कस करेंगे. अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर 60%. कल हमने डिस्कस किया ना कि अगर आपने कोई छुपाया हुआ इनकम है एंड जब बाद में पता चलेगा तो गवर्नमेंट आपसे हेवी टैक्स कलेक्ट करेगी. 60% तो ये टैक्स है. पेनल्टी लगेगी 3 times ऑफ दैट टैक्स
इंटरेस्ट आएगा अलग। तो जितना आपने छुपाया है उससे कई ज्यादा आपका टैक्स में ही जाएगा, तो गवर्नमेंट आपको लूट के जाएगी। रिटर्न फॉर दिस टाइप ऑफ इनकम कोई स्लैब रेट वगैरह नहीं है, फ्लैट टैक्स लगेगा। ओके, मीन सपोज मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है 10 लाख का इनकम है, डायरेक्टली 20% यानी कि 10 लाख पे 20% 2 लाख रुपए टैक्स आएगा फ्लैट। ओके, आइए समझते हैं। हैज एवरीवन कंप्लीटेड क्लियर? ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गेन्स? वी ऑलरेडी डिस्कस, जब हम एसेट सेल करते हैं तो जो इनकम होगा दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, राइट? तो एसेट क्या हो सकता है? गोल्ड, सिल्वर, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, शेयर्स, कार, डिबेंचर्स, ओके, बॉन्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? सो ऑल दीज आर एसेट्स। तो ये सेल करके जो इनकम आएगा, एक्चुअल में प्रॉफिट जो आएगा उस पे टैक्स लगेगा। सपोज हमने गोल्ड सेल किया हुआ है, से सेल वैल्यू है 20 लाख एंड उसकी कॉस्ट थी 10 लाख, तो जो प्रॉफिट है 10 लाख उस पे टैक्स लगेगा। इज इट राइट? नाउ दिस कैपिटल गेन्स वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज लॉन्ग टर्म एंड अनदर इज शॉर्ट टर्म। नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि अगर आपने गोल्ड लॉन्गर पीरियड होल्ड करके सेल किया हुआ है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा, एंड शॉर्ट पीरियड यानी कि आज मैंने परचेस करा से सम मंथ्स के बाद मैंने सेल किया हुआ है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा। क्या ये लॉन्गर पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड में डिफरेंस होना चाहिए? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस कौन से पर्सपेक्टिव से? सपोज हमने लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करी थी, से एंसेस्ट्रल लैंड एंड बिल्डिंग थी 1980 में परचेस करी थी और से 2000 में परचेस करी थी 5 लाख रुपए में। ओके, एंड आज हमने सेल करा है 24 में से 1 करोड़ में। तो कैन वी कैलकुलेट कैपिटल गेन्स लाइक दिस? सेल वैल्यू 1 करोड़ माइनस कॉस्ट 5 लाख, तो 95 लाख मेरा कैपिटल गेन्स। कैन वी सिंपली कैलकुलेट लाइक दिस? इट वोंट बी करेक्ट, क्योंकि 1 करोड़ जो है वो मैं अमाउंट ले रहा हूं आज के परचेसिंग पावर के बेसिस पे। 2000 के टाइम, इन द ईयर 2000, जो उस टाइम का 5 लाख होगा उसकी आज की वैल्यू कहीं ज्यादा होगी, बराबर है कि नहीं? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन द परचेसिंग पावर ऑफ द मनी शुड बी चेंजिंग। इज इट राइट? तो उस टाइम का 5 लाख उसकी इक्विवेलेंट मुझे आज के टाइम की उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। ओके, सो सपोज उस टाइम का 5 लाख, आज के डेट में उसकी वैल्यू आ रही है 40 लाख, तो वी कैन से द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ 5 लाख which was arising in 2000, its today's value is 40 lakhs. So in today's terms my capital gains will be 60 lakhs. ये चेंज ऑफ परचेसिंग पावर कब आएगा? जब कंसिडरेबल पीरियड आपने होल्ड करा हुआ है, राइट? सपोज मैंने परचेस किया 23 में से 10 लाख में कोई लैंड एंड बिल्डिंग, एंड नेक्स्ट ईयर 24 में मैं सेल कर रहा हूं एट 15 lakhs, तो क्या यहां पे एक साल में परचेसिंग पावर एज सच ज्यादा चेंज होगा? नहीं होगा। तो इन दिस केस इफ आई एम होल्डिंग फॉर ओनली 1 year, दिस विल बी कमिंग अंडर शॉर्ट पीरियड और शॉर्ट टर्म। अब एग्जैक्टली ईयर्स हम यहां पे नहीं समझेंगे क्योंकि एसेट वाइज पीरियड डिफरेंट है। सिंपली यहां पे समझ सकते हो कि अगर आपने कोई कैपिटल एसेट लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड करके सेल करा है तो जो कैपिटल गेन्स आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा। एंड अगर आपने कोई कैपिटल एसेट शॉर्ट पीरियड के लिए होल्ड करके सेल किया है, 6 months, 9 months, 10 months एज सच, ओके, तो दैट कैपिटल गेन्स विल बी कमिंग अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी अलग है, टैक्स रेट भी अलग है। यहां पे ये जो 5 लाख का हमने आज की वैल्यू कैलकुलेट करी है 40 लाख, इसको हम कहते हैं इंडेक्सेशन करना। अब ये कैसे करना है? आपको इनकम टैक्स में दिया हुआ है कि उस टाइम की परचेसिंग पावर, हर साल का इन्फ्लेशन एंड उसके बेसिस पे आज की वैल्यू, ये कैलकुलेट कैसे करना है? एक्ट में दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू नहीं लेना है आपको, कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी एक्ट में दिया हुआ है, इसको नाम दिया इंडेक्सेशन। ये इंडेक्सेशन अराइज होगा ओनली इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में स्ट्रेट अवे सेल वैल्यू 15 लाख माइनस कॉस्ट 10 लाख, तो मेरा कैपिटल गेन्स जो आ रहा है 5 लाख, दिस विल बी कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। ओके, तो हैव यू अंडरस्टूड अ ब्रीफ डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म? अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई कैपिटल एसेट मैंने लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड करके सेल किया है, 10 साल, 15 साल वगैरह, तो जो कैपिटल गेन्स आएगा उसको कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। एंड इफ आई एम होल्डिंग अ कैपिटल एसेट फॉर शॉर्ट पीरियड एंड सेलिंग इट, then the capital gains which will be arising is called as short term capital gains.
नॉर्मल पीरियड 3 इयर्स का क्राइटेरिया हम कंसिडर करते हैं कैपिटल गेन्स प्रोविजन में। 3 साल से ज्यादा अगर मैं होल्ड करके सेल कर रहा हूं तो लॉन्ग टर्म, 3 साल से कम तो शॉर्ट टर्म, बट अगेन एसेट वाइज इट इज चेंजिंग। ओके, अब यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में अगेन देयर आर 2 सेक्शन 112A 112। अगर मैं कोई रिकॉग्नाइज स्टॉक मार्केट से शेयर्स और एनी सिक्योरिटी सेल कर रहा हूं तो 112A लगता है। आए दिन आप पूछते हो ना शेयर्स कौन से परचेज करे या सेल करे, तो अगर आपने सपोज आज कोई शेयर्स परचेज करा है से 1 लाख रुपए का एंड से 1 साल 2 साल के बाद आपने सेल किया हुआ है 3 लाख में, तो कैपिटल गेन्स कितना आया 2 लाख। अब 2 लाख पे जो टैक्स लगेगा दैट विल बी अंडर सेक्शन 112A। ओके, तो यहां पे टैक्स रेट दिया हुआ है नॉमिनल 10%। गवर्नमेंट ने यहां पे कंसेशनल टैक्स रेट दिया हुआ है। गवर्नमेंट चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करे। गवर्नमेंट वांट्स टू मोटिवेट द पीपल टू डू द ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट बिकॉज वी कंसिडर स्टॉक मार्केट एज बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, राइट। अगर आप किसी कंट्री का स्टॉक मार्केट अच्छा हो तो द फंडिंग फॉर कंपनीज विल बी प्रॉपर, राइट। अगर कोई इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में हम देखते हैं। अगर उसका स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, जो इंडेक्स होता है वो अगर नीचे जा रहा है तो वी कैन से इकोनॉमी इज हेडिंग टुवर्ड्स रिसेशनरी फेज, राइट। अब यूके की इकोनॉमी हैज बीन डिक्लेयर्ड दैट इट हैज बीन वेंट इनटू रिसेशन, राइट। तो सबसे पहले लास्ट सेवरल पीरियड से उसका स्टॉक मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे नीचे ही आ रहा था, राइट। तो गवर्नमेंट चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। अगर यहां पे वो नॉर्मल रेट लगाते, अब देखिए स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते कंसिडरेबल अमाउंट होता है, ओके। जो एफआई वगैरह इन्वेस्ट करते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल बैंक्स वगैरह इन्वेस्ट करते हैं, वो क्रोर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर किसी बैंक ने या कोई भी इंस्टीट्यूशन ने से 50 लाख अर्न करा है तो टैक्स कितना जाएगा 10 लाख के ऊपर डायरेक्टली 30%, अगर नॉर्मल रहता अगर, राइट। इसको अगर स्पेशल रेट में कवर नहीं करते तो टैक्स कितना जाता 40 लाख पे 30%, दैट इज 12 लाख प्लस 12,000, 1,12,500 मीन्स 13 लाख 12,500 जाता। अब गवर्नमेंट ने कहा कि 50 लाख पे डायरेक्टली 10% लगाएंगे अगर आपने रिकॉग्नाइज स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग किया है, तो टैक्स कितना जाएगा सिर्फ 5 लाख। तो गवर्नमेंट ने कंसेशनल टैक्स रेट दिया हुआ है। प्लस एक और बेनिफिट दिया हुआ है, ये जो टैक्स लगेगा दैट विल बी बियॉन्ड ₹1 लाख, मतलब 1 लाख का बेनिफिट और दिया हुआ है। इसका मतलब अगर मेरा स्टॉक मार्केट से शेयर ट्रेडिंग करके मैंने प्रॉफिट अर्न करा है से 5 लाख, उसमें से पहले 1 लाख लेस होगा, ये बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ने, तो बैलेंस 4 लाख पे 10% यानी कि 40,000 मेरा टैक्स आएगा ऑन दिस पर्टिकुलर अमाउंट। आर यू ऑल गेटिंग? तो कैलकुलेशन विल सी, बट फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, ये जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो सेक्शंस है कौन सा इनकम एंड कौन सा टैक्स यहां पे कवर हो रहा है, ओके। तो अगेन अगर आप रिकॉग्नाइज स्टॉक मार्केट यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से कोई शेयर्स या सिक्योरिटी का ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इन दैट केस जो आपका कैपिटल गेन्स आएगा, अगर लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड करके आपने सेल किया हुआ है तो 112A में आएगा। तो जो इनकम आपने अर्न किया है उसका 10% आपको पे करना होगा, ओके। एंड दैट टू 10% विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग दिस 1 लाख बिकॉज टैक्स इज कैलकुलेटेड बियॉन्ड 1 लाख। हैव यू अंडरस्टूड? सपोज आपने से इन्फोसिस का शेयर 5 लाख में परचेज करा था एंड आज जाकर के सेल किया है इसे 10 लाख में, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कितना हुआ से 15 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कितना हुआ अंडर सेक्शन 112A 10 लाख, इसमें से 1 लाख लेस होगा तो 9 लाख पे 10% दैट इज 90,000 आपका टैक्स आएगा, ओके। फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं टैक्स पे, ये इनकम कैसे कैलकुलेट करना है उस पर हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। 112A ऑल टुगेदर बहुत बड़ा सेक्शन है, इसमें कैपिटल गेन्स कैसे कंप्यूट करना है वो डिटेल में बाद में समझेंगे। फिलहाल तो अपना फोकस है सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन पे, ओके। लेकिन टैक्स कैलकुलेट करते टाइम एटलीस्ट ये 112A अगर दिया रहेगा तो व्हाट वी आर कंसिडरिंग एज एन इनकम वो आपको पता होना चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सिमिलरली अगर मैंने रिकॉग्नाइज स्टॉक मार्केट से दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शेयर का ट्रेडिंग किया हुआ है और कोई सिक्योरिटी का ट्रेडिंग किया है, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड के लिए किया हुआ मैंने, तो स्टॉक मार्केट में ये पीरियड डिटरमाइन किया जाता है 1 ईयर, मतलब आज मैंने परचेज किया 1-2 मंथ्स के बाद मैंने सेल किया, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होगा एंड दिस इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A। एंड यहां पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आएगा इट इज अगेन टैक्स एट अ कंसेशनल रेट 15%, ओके।
तो अगर वो लॉन्ग टर्म हो तो 10%, शॉर्ट टर्म हो तो 15%। गवर्नमेंट चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करके रखे, ना कि सिर्फ ट्रेडिंग करें। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए 10% दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म के लिए 15% दिया हुआ है। इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट प्रमोट करता है, ट्रेडिंग को कम प्रमोट करता है। हैव यू अंडरस्टूड? अपार्ट फ्रॉम दैट कोई अदर एसेट, अदर एसेट मींस अपार्ट फ्रॉम द शेयर्स और सिक्योरिटीज फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, तो गोल्ड हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, एनी अदर एसेट, अगर वो लॉन्ग टर्म हो तो 20%, एंड अगर वो शॉर्ट टर्म हो तो इट विल बी टैक्स्ड एट नॉर्मल रेट। शॉर्ट टर्म अदर एसेट के लिए कोई स्पेशल रेट नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आर यू ऑल विथ मी एवरीवन? श्योर? हाँ। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो शेयर मार्केट से, लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड करके सेल किया है, कैपिटल गेन्स अर्न किया है, तो टैक्स रेट क्या होगा? 10%, 112A में जाएगा, राइट? 1 लाख का बेनिफिट ले करके, मतलब 1 लाख लेस करके जो बैलेंस आएगा उस पर 10%। एंड अगर वही आपने शेयर सिक्योरिटीज रिकॉग्नाइज स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग किया है, लेकिन शॉर्टर पीरियड, आज मैंने परचेस किया, 1 मंथ के बाद सेल किया, तो इट इज कंसिडर्ड एज शॉर्टर पीरियड, तो ये जाएगा 111A में, एंड वहां पे टैक्स रेट क्या है? 15%, राइट? अगर कोई अदर एसेट, गोल्ड, लैंड एंड बिल्डिंग से अनलिस्टेड शेयर्स हो सकते हैं, अदर एसेट लॉन्गर पीरियड के लिए हो तो टैक्स रेट फ्लैट 20%। दिस इज कवर्ड अंडर 112, सेक्शन 112 फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन अदर एसेट्स, ओके? एंड अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो ऑन अदर एसेट्स तो उसके लिए कोई स्पेशल रेट नहीं है, नॉर्मल रेट में ही वो कवर होगा, मतलब 0 to 2.5 lakhs नील, 2.5 lakhs to 5 lakhs 5% एंड सो ऑन। हैव यू अंडरस्टूड? चलिए, तो ये जस्ट कैपिटल गेन्स का पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, एंड देन विल सी द कैलकुलेशन। कैजुअल विनिंग्स एंड ऑनलाइन गेमिंग डिस्कस करके विल सी द कैलकुलेशन पार्ट, ओके? तो नीचे ये जो हमने लिखा था उसके नीचे लिखिए कैपिटल गेन्स, सेंटर में लिखिए कैपिटल गेन्स, एक चार्ट ड्रॉ करते हैं, मेक 2 पार्ट्स ऑफ इट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म में शेयर्स स्लैश सिक्योरिटीज थ्रू recognize स्टॉक मार्केट। तो यहां पे कौन सा सेक्शन लगेगा? सेक्शन 112A। टैक्स रेट 10% ऑन इनकम बियॉन्ड ₹1 lakh। एंड अगर अदर एसेट्स हो तो सेक्शन 112 टैक्स रेट जो है दिस इज 20%। रिटर्न एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में अगेन शेयर्स स्लैश सिक्योरिटीज थ्रू recognized stock market।
Section 111A, tax rate 15%. And then other assets, normal slab rates. Done? Completed? इनकम कैसे कैलकुलेट करना है वो नहीं देखा है, सिर्फ टैक्स रेट देख रहे हैं हम फिलहाल। चलिए, और कौन सा स्पेशल इनकम लिखा था हमने? कैजुअल विनिंग्स। अब कैजुअल विनिंग्स के केस में गवर्नमेंट का क्या है, ये जो लॉटरी, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस, क्या गवर्नमेंट ऐसे एक्टिविटी को प्रमोट करेगी या प्रमोट नहीं करेगी? क्वाइट ऑब्वियसली नहीं करेगी, राइट? तो गवर्नमेंट यहां पे हायर टैक्स कलेक्ट करती है। एंड यहां पे तो गवर्नमेंट ने आपको कोई एक्सपेंडिचर का डिडक्शन भी नहीं दिया। मीन सपोज आपने कोई लॉटरी टिकट खरीदा है, से पूरे साल में आप कोई दूसरी एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ लॉटरी टिकट खरीदते हो एंड यू चेक योर लक, तो पूरे साल में आपने 1 लाख रुपए की लॉटरी टिकट खरीदी है, ओके, एंड यू हैव वॉन से 5 लाख रुपीज, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ? 4 लाख। अब टैक्स जब 30% से लगेगा वो कौन से अमाउंट पे लगेगा? 4 लाख पे लगना चाहिए, 5 लाख पे लगना चाहिए? गवर्नमेंट से हम 5 लाख पे लगाएंगे, ठीक है, ये 1 लाख पे नहीं लगाएंगे। तो यहां पे 5 लाख पे 30% यानी कि 1,50,000। यहां तक सपोज आपने लॉटरी टिकट 6 लाख का खरीदा है एंड पूरे साल में 5 लाख विनिंग, तो इफेक्टिवली आपने 1 लाख रुपए का लॉस सस्टेन किया हुआ है, बराबर, लेकिन फिर भी 5 लाख पे ही टैक्स लगेगा 30%। कोई एक्सपेंडिचर जो आपने इनकर करा उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो 5 लाख पे 30% यानी कि 1.5 लाख, ये 1 लाख का ऑलरेडी लॉस प्लस 1.5 लाख रुपए आपको पे करना होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहता कि लोग ये लॉटरी टिकट या हॉर्स रेस, पता है वो आपने मूवी देखी है रेस, उसमें दिखाया, देखिए हॉर्स रेस या जो हॉर्स पार्टिसिपेट करते हैं उन पे बिडिंग किया जाता है, गैम्बलिंग किया जाता है, एंड इफ दैट पर्टिकुलर हॉर्स विंस देन हूएवर हैज बिड फॉर द अमाउंट, उसको मल्टीपल टाइम्स अमाउंट मिलेगा, राइट? तो अगर इस तरह का कोई विनिंग हो तो अगेन गवर्नमेंट यहां पे 30% से टैक्स लगाएगा एंड एक्सपेंडिचर के लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। बॅन कशाला? गव्हर्नमेंटला रेव्हेन्यू तर पाहिजेच डायरेक्टली, सो बॅन कशाला करतील? गव्हर्नमेंटला 30% रेव्हेन्यू मिळेल आणि लॉटरी वगैरे बॅन नाही करून चालणार। तर तसं बॅन करायचं असेल तर टोबैको, देन अल्कोहलिक लिकर, सिगरेट, सब कुछ बैन करना चाहिए, लेकिन डायरेक्टली बैन नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने वहां पे हायर टैक्स रेट लगा के रखा है, राइट? अब ऑनलाइन गेमिंग, ये मुझे लगता है पहले बैन होना चाहिए। नहीं, एक्चुअल में क्योंकि मेनी यूथ्स, अब आप तो सीए कर रहे हो, देयरफॉर यू आर नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय दिस, बट मेनी यंग जनरेशंस आर हाईली इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो यहां पे गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगाया एंड दिस रिसेंटली ये लीगलाइज किया हुआ है, पहले ये लीगल नहीं था। ये ऑनलाइन गेमिंग मतलब एप्स वगैरह तो आते ही नहीं थे, बट देन समवेयर यू माइट हैव सीन वीडियो गेम्स वगैरह रहता है, तो इट वाज नॉट अलाउड, वो इलीगल एक्टिविटी था। अब गवर्नमेंट ने उसको लीगलाइज कर दिया है। तो ये जो ड्रीम 11, रमी सर्कल वगैरह वगैरह, तो वहां से अगर आप कोई विनिंग कर रहे हो तो आपको 30% टैक्स पे करना होगा। हाँ, और कौन सा? जंगली रमी, हाँ जंगली रमी, और कौन से नाम है क्या बता। तो एक्चुअल में गवर्नमेंट ने बैन करना चाहिए, क्योंकि ये जो यंग जनरेशन है इट इज टोटली गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इन दिस, सारी प्रोडक्टिविटी इसी में जा रही है। आधी प्रोडक्टिविटी तो फोटो निकालने में, इंस्टा वगैरह वगैरह में फोटो अपलोड करने में जाती है। मतलब ऐसे कैजुअल फोटो ठीक है, लेकिन उसके लिए फोटोग्राफर अपॉइंट करके
जैसे एज गुड एज मॉडल बन रहे हो जैसे, तो शूटिंग वगैरह करते हैं, आपने देखा रहेगा मोस्टली। तो ये नया ट्रेंड निकल करके आया, अब ये बिजनेस हो गया लोगों का। तो मेरा एक क्लाइंट था, उसका जो ब्रदर या कजिन, उसने फोटो कैमरा परचेस किया था, वो डीएसएलआर कुछ तो 45,000 का। 7 मंथ्स में उसका टोटल इन्वेस्टमेंट रिकवर हुआ, बिकॉज नाउ डेज दिस पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ फोटोज। एंड क्या करेंगे, सिर्फ फेसबुक या इंस्टा पे अपलोड करेंगे। मॉडलिंग कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन सीए कर रहे हो हम, ये इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई पॉइंट नहीं है। चलो, ऑनलाइन गेमिंग 30% फ्लैट टैक्स रेट, कोई डिडक्शन या एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा नहीं मिलेगा यहां पे। तो प्रॉफिट पे नहीं, विनिंग पे टैक्स लगता है। ओके, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर तो कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, 60%। मैक्सिमम मार्जिन रेट क्या है, ये पेंडिंग रखिए, ठीक है। दिस द हाईएस्ट टैक्सेस ऑफ ऑल, ये बेसिक टैक्स है आपका जो हाईएस्ट रेट से लगता है। सरचार्ज जो लगता है उसका हाईएस्ट रेट है 37%। ओके, तो ये इस पे लगता है, ये ऑलरेडी नो कि बेसिक टैक्स पे लगता है। तो 30 पे मैं अगर 37% कैलकुलेट करके ऐड करूं एंड उस पे 4% ऐड करूं, तो आई विल बी गेटिंग दिस। तो गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 43% हाईएस्ट टैक्स रेट, मतलब ये 42.744, अप्रोक्सीमेट 43% हाईएस्ट टैक्स रेट कलेक्ट करती है। तो अगर आपने 10 करोड़ कमाया तो ऑलमोस्ट 4 करोड़ 30 लाख के आसपास टैक्स जाएगा आपका। ओके, तो दिस पार्ट विल डिस्कस व्हेन विल सी सरचार्ज। ओके, यहां तक कोई डाउट? तो कैन वी से एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ द टैक्स? कोई वीडियो देखना है आपको? चलिए, हाँ यूट्यूब ही नहीं है लगता है यहाँ पे। क्या देखोगे? मैंने एक वीडियो देखा था। देखा आपने? एक्सक्यूज मी, हेलो, बाप का माल है क्या आपका? कहाँ लेके जा रहे हैं? बाप का हो या आपका हो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम तो बस अपना हिस्सा लेने आ गए। कौन सा हिस्सा है? कौन तू? मैं हूँ टैक्स, नाम तो सुना ही होगा। डोंट माइंड, बस आपकी कमाई खाने आ जाते हैं, बचा हुआ आप एंजॉय करें। ये तो गरीब है। वे सुन, ये क्या हरामीपन मचा रखा है बे तूने? तुमको कैसे पता कि हम हरामीपन मचा रहे हैं? बड़े सब पता है हमें, ठीक है। साले हम दोनों दोस्त हैं, एक ही पोजीशन पे काम करते हैं, तो हमारा अलग अलग टैक्स क्यों कटता है? जिसकी जैसी तनख्वाह उसका वैसा टैक्स, सिंपल। ऐसे कैसे? तूने उससे तो 3,000 रुपए लिए और मेरे से 4,000। चल क्या रहे? एक तो साले तेरे तो 1,000 रुपए कम गए ना, तो तू तो चुप रहे, उसके चक्कर में अपने क्यों मरवा रहा है? चुप रहे। हमको बांटने की कोशिश कर रहा है और तू चपड़ ना थोड़ी कम कर। ये बता कि अलग अलग टैक्स क्यों काट रहा है? अरे क्योंकि इसने मेडिक्लेम लिया हुआ है, ये नकली रेंट रिसीप्ट देता है जो आप नहीं देते हो। Mediclaim is eligible for deduction under chapter 6A 80D and rent receipts exemption मिलता है for under section 1013A HRA करके होता है, वो सैलरी का पार्ट है, ठीक है। तो एग्जाम्शन डिडक्शन अगर हो तो वी ऑलरेडी सीन कि इनकम कम आएगा तो ऑटोमेटिकली टैक्स भी कम आएगा। ये अपना पैसा ऐसे सेविंग्स अकाउंट में जमा करके नहीं रखता, पीपीएफ में डिपॉजिट करता है, इसलिए इसको हर साल की इन्वेस्टमेंट के बदले 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाती है। पीपीएफ सुना है अपने, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो दैट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 80C। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि LIC पॉलिसी लेते हो आप, प्रीमियम पे करोगे तो डिडक्शन मिलेगा चैप्टर 6 में। तो ऐसे बहुत सारे, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट, पीपीएफ में अगर आप डिपॉजिट करते हो तो अगेन एलिजिबल फॉर डिडक्शन। आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको नहीं मिलती, सिंपल। सैलरी तो सेम है ना, पर इन्वेस्टमेंट तो डिफरेंट है ना। पर इनकम टैक्स तो इनकम पे काटना। नहीं, देखो, इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ना इन्वेस्टमेंट चाहिए। कितना कॉम्प्लिकेटेड है यार। अरे क्योंकि मैं टैक्स हूं, बिल में आता हूं, समझ में नहीं। ये फोटो देख रहा है कितना क्यूट लग रहा हूँ?
बेटा लड़कियां मेरे को टैक्सू टैक्सू बुलाती थी। कब की फोटो है? दूसरी की? अबे नहीं, पिछले साल की। एक साल में इतना बढ़ गया तुम? तो भाई हम इंसान नहीं है, हम टैक्स हैं। जितना मन करता है सरकार का बढ़ा देती है। हमारी ग्रोथ होती है बेटा बिना कॉम्प्लेन पिए। और निर्मला दीदी जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो तो और एक साल में तो बूढ़ा हो जाएगा, इतना टैक्स बढ़ता है। मतलब रेट्स भले नहीं बढ़ाया लेकिन कंप्लायंस इतना ज्यादा क्या है। इन द नाउ यू आर लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट इन द लास्ट 4-5 years इनकम टैक्स इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करा हुआ है कि हमें प्रैक्टिस करने में भी दिक्कत आती है। अभी सिंपल सा बात देखो, एवरी क्लाइंट वी हैव टू कैलकुलेट द टैक्स अंडर 2 parts, नॉर्मल रेजिम एंड डिफॉल्ट रेजिम। Yeah. So yeah, Jaipur trip is final, right? हाँ डन। कितना पड़ेगा पर हेड? रहना खाना लाइक छोटी मोटी शॉपिंग प्लस ट्रैवल को मिला के about 3,000 something like that. Great work. Works right? Yeah, Yeah, great. perfect. अच्छा, ट्रिप प्लान हो रही है और मेरे बिना मेरा हिस्सा कौन काउंट करेगा भाई? रोड पे जैसे ही निकलोगे ना, सबसे पहले टोल टैक्स देना पड़ेगा और उसके बाद जहाँ के जिस होटल में रुकोगे वहां पे भी टैक्स देना पड़ेगा। जो खाओगे उस पे टैक्स होगा, जो पियोगे उस पे टैक्स होगा। अगर किसी टूरिस्ट साइट पे भी जाएगा ना तो टिकट तो लेनी पड़ेगी, उसमें भी टैक्स होता है। यस, करा दी एक और ट्रिप कैंसल। भाई टैक्स कितना पड़ेगा सर? ये मैं तुझे नहीं बताऊंगा, तू मुझे बताएगा। अगर मैंने तेरे को कम बता दिया फिर तेरे पास नोटिस आएगा और तू जितना कम बताएगा वो एक्स्ट्रा तेरे से वसूला जाएगा। अपने यहाँ पे कल मैंने बताया था, कल या परसों, कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। मतलब जब रिटर्न फाइल करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप आकर के आपको नहीं बताएगा, आपको खुद का इनकम कंप्यूट करना होगा, एसेस करना होगा, उसके ऊपर की टैक्स लायबिलिटी एसेस करनी होगी एंड देन यू विल बी फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये मान के चलेगा कि आप सारे हॉनेस्ट पर्सन हो, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को सस्पिशन लगे, जैसे मैंने आपको कहा था कि क्लाइंट ने एक ही इनकम टैक्स सेविंग अकाउंट दिखाया था, क्लाइंट के पास मल्टीपल अकाउंट्स थे, तो अगर गवर्नमेंट को सस्पिशन लगे दैट टाइम दे विल बी सेंडिंग द नोटिस एंड तब वो असेसमेंट करेंगे, दैट इज स्क्रूटिनी असेसमेंट, ओके। बट नॉर्मली जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हम खुद इनकम कंप्यूट करके टैक्स कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ असेसमेंट, ओके। फिर तू ही बता देना कितना टैक्स है मेरा। नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब कम रह जाएगा तब बताऊंगा। मैं घूर क्या रहा है? साले तुम ना मेरी जिंदगी का शनि बन के बैठे हो। अबे पता ही नहीं चलता कब कितना टैक्स भरना है, कहाँ भरना है, हैं? यार अगर मेरी टैक्स लायबिलिटी है तो तुम बता दो ना, मेरी टैक्स लायबिलिटी मैं भर दूंगा। पर नहीं, वो तुम क्यों बताओगे? वो तो मुझे सीए बताएगा और वो सीए बताने के अलग पैसे काटेगा। और अगर मैंने कम भर दिया तो तुम मुझे नोटिस भेज दोगे। नहीं, अगर कभी आपने एक्स्ट्रा भरा है तो आपका वापस भी तो आता है। आता है ना, जब रिटर्न भरो तो उसके लिए टैक्स अलग से भरो। तो स्कूल में हमको पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों कराते हैं? कम से कम टैक्स फाइल करना ही सिखा दो तो पता तो चले कि सैलरी कितनी आती है। भाई इनकम पे अलग से टैक्स भरो, बाहर चाउमीन खाने जाओ उस पे अलग से टैक्स भरो, मैगी पे टैक्स भरो, दारू पे टैक्स भरो, गाड़ी चलाओ उस पे टैक्स भरो, हाईवे पे जाओ उस पे टैक्स भरो, है? अबे कमाते क्यों हैं हम? पेट पालने के लिए कमाते हैं कि तुम्हारा टैक्स देने के लिए? बोलने पे भी टैक्स लगना चाहिए, बहुत बोलते हो। कंटिन्यू करें क्या है? कंटिन्यू करते ना, अभी एग्जाम्पल सॉल्व करें। काय बघायचं सांगा? हा काय काय हरीश काय? जल्दी बताइए, नहीं तो एग्जाम्पल सॉल्व करना है अभी। नो आंसर मीन्स कैन वी कंटिन्यू? क्या बिल? अरे वैसे वो स्पीच 2 घंटे का है, 2 घंटे से ज्यादा होगा। एंटरटेनमेंट के लिए देखना है, टॉर्चर करना है? क्या देखें? फाइनेंस बजट अनाउंसमेंट, सेवन मिनट्स का ही है। देखिए क्या अनाउंसमेंट किया है, समझ में आएगा नहीं आएगा पता नहीं। Today, the event is Prime Minister firmly believes we need to focus on वो 32 मिनट्स का था, लेकिन कहाँ पे दिखा दूँ मैं 10 मिनट्स का? ये
11 मिनट्स 11 मिनट्स बहुत ज़्यादा है। 5 मिनट वाला कुछ तो बताइए। ये 23 वाला है। हाँ, तो तुम्हारे काम का है। आपकी मेहनत का पैसा सरकार वेस्ट करती है, आपके टैक्स का पैसा नेता लोग कहाँ उड़ाते हैं? इतने सारे अमीर लोग होने के बावजूद भारत में इतनी गरीबी क्यों है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? I'm sure कि कभी ना कभी ये सारे सवाल आपके दिमाग में आए ही होंगे। लेकिन आज एक ऐसा दिन है जहां देश का हर एक इंसान इन सारे सवालों के जवाब दे सकता है सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पढ़कर। ये है भारत का बजट। ये हमारी इकोनॉमी के लिए साल का, ये अभी आपने देखा ना, जब भी बजट अनाउंसमेंट होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है। लेकिन हम में से कई लोग इकोनॉमी के लिए साल अरे किधर गए? जवाब दे सकता है सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पढ़कर। ये है भारत का बजट। जवाब दे सकता है सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पढ़कर। ये है भारत। ये कस्टमरी है कि ये रेड ब्रीफकेस सिंस इंडिपेंडेंस, जब भी बजट अनाउंस होता है तो रेड ब्रीफकेस में ये जो बजट के फाइल्स होते हैं या पेपर्स होते हैं वो लेकर के आता है कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर अगर हो तो। अभी नाउ रिसेंटली सिंस मेरे ख्याल से 2-3 साल हुआ रहेगा, फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस कंसिडरिंग डिजिटलाइजेशन, तो इंस्टेड ऑफ पेपर शी इज कैरिंग अ लैपटॉप इन द रेड ब्रीफकेस ओनली। तो ये एज अ कस्टमर है कि रेड ब्रीफकेस में ही कैरी किया जाता है का बजट। ये हमारी इकोनॉमी के लिए साल का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है। लेकिन हम में से कई लोगों को बजट कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि हमें तो स्कूल में ये सिखाया ही नहीं। चलिए आज बजट को आसान बनाते हैं, समझते हैं कि भारत का बजट बनता कैसे है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिलता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, आप में से सिर्फ 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, बजट बनता कैसे है। बेसिकली बजट में 3 पॉइंट्स होते हैं। भारत कितना पैसा कमाने वाला है, भारत कितना पैसा स्पेंड करने वाला है, और आने वाले साल में यानी अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक हमारा फोकस कहां होने वाला है, भारत को बेहतर करने के लिए हम क्या करने वाले हैं। जस्ट इन 3 पॉइंट्स को याद रखिए, इनका एक्सप्लेनेशन हम बाद में देंगे। ये सवाल लगते सिंपल है लेकिन इनके जवाब प्रिपेयर करने के लिए 6 महीने लगते हैं। इस साल के बजट का काम पिछले साल के अगस्त में ही शुरू हो गया था। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री एक सर्कुलर निकालती है और बाकी सारे मिनिस्ट्रीज को एक एस्टिमेट देने के लिए कहती है कि आने वाले साल में आपको कितने पैसे लगेंगे। ये सारी मिनिस्ट्रीज अप्रैल से लेकर अगस्त तक अपने खर्चे देखती है, उसमें आने वाले साल में होने वाले एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स को लगने वाले पैसे ऐड करती हैं और ये एस्टिमेट फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी एक एस्टिमेट निकालती है कि अगले साल में जीडीपी कितना ग्रो होना चाहिए। फिर ये 2 फिगर्स टॉप ऑफिसर्स तक पहुंचते हैं और अप्रूवल मिलने के बाद बजट बनाने का काम शुरू होता है। वैसे देखा जाए तो ये प्रोसेस 1 महीने में भी निपटाई जा सकती है, लेकिन हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग अलग स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करती है, जैसे कि बिजनेसेस, ट्रेड बॉडीज, फार्मर यूनियंस एक्सेट्रा। वो उनके सजेशंस कंसिडर करते हैं और फिर ही फाइनल बजट बनता है। सबसे एंड में फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर डिस्कस करके एक फाइनल बजट बनाते हैं और ये बजट डॉक्यूमेंट फाइनल होने के बाद हलवा बनाते हैं, लिटरली हलवा बनाते हैं। ये हलवा फाइनेंस मिनिस्ट्री के अलग अलग मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये कस्टमर है, हलवा पार्टी होती है। 1 फरवरी को पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है और उससे पहले कॉन्फिडेंशियल होता है। सोचिए, अगर पूरा देश अपना पैसा कैसे स्पेंड करने वाला है ये खबर मार्केट में फैल गई तो मार्केट में लोग उन्हीं एरियाज में इन्वेस्ट करेंगे जहां प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हैं। मार्केट में ये इन्फॉर्मेशन लीक होना देश के लिए डेंजरस हो सकता है, इसीलिए जिन लोगों ने बजट पे काम किया है उस बजट डिपार्टमेंट को लॉक किया जाता है और एक बार बजट प्रेजेंट हो जाए फिर ही उन्हें बाहर निकलने की परमिशन मिलती है। चैप्टर 2, बजट प्रेजेंट कैसे होता है। हर साल 1 फरवरी को बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन उससे एक दिन पहले भारत की इकोनॉमी में हो क्या रहा है, पिछले साल भारत की इकोनॉमी ने कैसे परफॉर्म किया, ये बातें इकोनॉमिक सर्वे में लोगों के सामने रखी जाती हैं। यहाँ पिछले साल इन्फ्लेशन कितना हुआ, फॉरेन ट्रेड के फिगर्स क्या थे, हमने कितना लोन लिया, ये बातें लोगों को बताई जाती है। ये इकोनॉमिक सर्वे आप यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट करती हैं। इस बजट के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है बजट स्पीच और अनाउंसमेंट्स और दूसरा पार्ट होता है अकाउंट्स। अनाउंसमेंट्स में भारत का रोड मैप अनाउंस होता है। ये एक जनरल डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में भारत की पॉलिसी बनेगी। 2 टाइप के अनाउंसमेंट होते हैं।
एक होते हैं जनरल और दूसरे होते हैं स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर भारत ने सारे गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन डालने का वादा किया था। भारत नेट प्रोजेक्ट के थ्रू ब्रॉडबैंड केबल्स बिछाने का काम शुरू हो चुका है और भारत चाहता है कि 2025 तक हर गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच जाए। भारत सोलर पावर में एक लीडर बनना चाहता है और 2030 तक 280 गीगावाट एनर्जी सोलर एनर्जी से बनाना चाहता है। इसके लिए भारत ने 19,500 करोड़ सारे एनर्जी रिलेटेड शेयर्स ले सकते हैं आप, बिकॉज ये अनाउंसमेंट की वजह से ही एनर्जी रिलेटेड शेयर्स ऑलमोस्ट इन द लास्ट 1 ईयर मोर देन 200% से ग्रोथ किया हुआ है। रुपीज लास्ट ईयर के बजट में एडिशनली अलॉट किए। बजट प्रेजेंटेशन के दूसरे पार्ट में हम अकाउंट्स की बात करते हैं और यही वो हिस्सा होता है जिस पर हम सबकी नजर होती है। क्या टैक्सेस कम हुए, क्या हमें टैक्सेस बचाने के और तरीके मिले, ये सारे डिटेल्स फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच में होते हैं। चैप्टर 1 में हमने 2 काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे कि भारत कितना पैसा कमाने वाला है और भारत कितना पैसा स्पेंड करने वाला है। इन 2 सवालों का इम्पैक्ट आप पर और मुझ पर होता है क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारे टैक्सेस बनते हैं। अकाउंट्स में हमारे इन्हीं सवालों पर बेस्ड 3 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं: रिसीव बजट, एक्सपेंडिचर बजट, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इन पॉइंट्स को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट क्विकली क्लियर कर लेते हैं कि कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंस क्या है। अगर आपने कॉलेज में अकाउंट्स पढ़ा नहीं होगा तो शायद आपको ये टर्म्स सुनने में डिफिकल्ट लगते होंगे, लेकिन एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो एक्चुअली ये टर्म्स काफी सिंपल है। कैपिटल यानी वन टाइम, फिर वो कैपिटल एक्सपेंस होगा तो वन टाइम होने वाला एक्सपेंस, या कैपिटल रिसीट होगा तो वन टाइम होने वाला रिसीट। सपोज मुंबई में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है तो एयरपोर्ट बनाने के लिए होने वाला खर्चा एक ही बार होगा, राइट? तो वो कैपिटल एक्सपेंस है। सिमिलरली अगर हम जैसे पाकिस्तान IMF से बेल आउट ले रहा है वैसे लोन लेते हैं तो वो लोन एक ही बार आएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हर साल लोन आते ही जा रहा है, तो ये कैपिटल रिसीट है। इसी का ऑपोजिट है रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी रेकरिंग। इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने भरना पड़ता है, पिछले महीने का बिल भरा फिर भी इस महीने का एक नया बिल आने वाला है। वैसे ही गवर्नमेंट के वो सारे एक्सपेंसेस जो एक रेकरिंग बेसिस पे होने वाले हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सैलरीज। सिमिलरली हर साल सरकार टैक्सेस के तौर पर पैसे कमाती है, ये उनके लिए एक रेकरिंग इनकम है, यानी ये है रेवेन्यू रिसीट। अब ये बात आपको क्लियर हो गई। अब वापस आते हैं उन 3 पॉइंट्स पर: रिसीव बजट, एक्सपेंडिचर बजट, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। रिसीव बजट में एक पूरी की पूरी लिस्ट निकलती है कि आने वाले साल में देश को कितना पैसा कहां से आना चाहिए। इसमें इनकम टैक्स, GST और कस्टम्स ड्यूटी, फीस और पेनल्टीज और लोन्स और ग्रांट्स शामिल होते हैं। अब 1 सेकंड वीडियो पॉज कीजिए और खुद को पूछिए कि इन चारों में से कैपिटल रिसीट्स कौन से हैं और रेवेन्यू रिसीट्स कौन से। ना सेफ्टी की चिंता, ना सिक्योरिटी का डर, खेलो बेफिक्र, जीतो रमी सर्कल पर। पहले 3 रेवेन्यू रिसीट्स हैं और लास्ट वाली कैपिटल रिसीट्स। सेकंड पॉइंट है एक्सपेंडिचर बजट, जहां फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में पैसा कहां खर्च होने वाला है इसका प्लान प्रेजेंट होता है। ये आप यहां पर एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में ये प्रेजेंट होता है कि किस मिनिस्ट्री ने किस काम के लिए कितने पैसे मांगे। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गरीबों को 1 या 2 रुपए में अनाज डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब ये अनाज MSP पे खरीदा जाता है और डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ 1 या 2 रुपए में होता है, यानी टैक्स पेयर्स का पैसा 2 बार खर्च होता है। अगले साल में गवर्नमेंट 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देगी। इस मिनिस्ट्री ने इस साल 2,30,000 करोड़ मांगे और उन्हें 2,05,000 करोड़ एलोकेट हुए। देखो बॉस, भारत में पैसे लिमिटेड होते हैं तो हर मिनिस्ट्री में एक कंपटीशन रहती है कि कितना पैसा कहां एलोकेट होना चाहिए। अब आपने समझा कि बजट होता क्या है। इस बजट के सारे टैक्स वाले अनाउंसमेंट से फाइनेंस बिल बनता है और ये बिल पार्लियामेंट में पास होने पर एक एक्ट बनता है। सरकार पार्लियामेंट के परमिशन के बगैर आपका पैसा यूज नहीं कर सकती। सरकार को पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है जो उन्हें अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू मिलता है। इस बिल से पैसे हर एक मिनिस्ट्री को दिए जाते हैं। चैप्टर 3, बजट इंपॉर्टेंट क्यों है? हम हमेशा सोचते हैं कि अरे मैं तो टैक्स पे करता हूँ, इनकम टैक्स भी पे करता हूँ और GST भी, तो इस पैसे का होता क्या है? अच्छी सड़कें क्यों नहीं बनती? प्रॉब्लम्स फिक्स क्यों नहीं होते? ये समझने के लिए बजट एक एक्सीलेंट सोर्स होता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। भारत एक डेफिसिट बजट बनाता है, यानी हमारे एक्सपेंसेस हमारे इनकम से ज्यादा है और ये गैप सरकार लोन लेकर फिल करती है और इस लोन पर हर साल हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। यानी इतना सारा टैक्स देने के बाद भी भारत के पास जितना चाहिए उतना पैसा नहीं होता। चैप्टर 4, हमारा पैसा जाता कहाँ है। चलिए हमारे बजट को जरा गौर से देखते हैं और समझते हैं कि हमारी मेहनत का पैसा जाता कहाँ है। चलिए यूनियन बजट के अकाउंट्स देखते हैं, रिसीट बजट देखते हैं, यानी अगले 1 साल में हम कितने पैसे कमाएंगे।
एज पर द रिसीट बजट हम टैक्सेस के थ्रू ₹33 लाख करोड़ कमाएंगे। इसमें से 10 लाख करोड़ स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे ताकि स्टेट्स अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स कर पाए। कुल मिलाकर सेंटर के पास टैक्स रेवेन्यूज ₹23.3 लाख करोड़ आएंगे, ऐसा केंद्र सरकार एस्टिमेट करती है। नॉन टैक्स रेवेन्यूज 3 लाख करोड़ है। सो इन टोटल ₹26 लाख करोड़ हम खर्च कर सकते हैं। अब बजट में निर्मला मैम ने कहा कि हमारे एक्सपेंसेस 45 लाख करोड़ होंगे। इतना तो रेवेन्यू हमारे पास है नहीं, तो जो बच जाता है यानी 19 लाख करोड़ हम बोरो करेंगे। अब एक्सपेंडिचर बजट की ओर ध्यान देते हैं। सबसे हाईएस्ट एलोकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को है और इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन्स काफी हाई फिगर है ऑफ ₹10,79,000 करोड़। सेकेंड नंबर पर आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विद ₹5,93,000 करोड़। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों इंक्लूडेड है। यहाँ पर कैपिटल आउटले मतलब वेपन अपग्रेड्स, न्यू इक्विपमेंट एक्सेट्रा होता है। एंड अगर आप गौर करें तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हम डिफेंस पेंशन के थ्रू देते हैं। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो MSP पे फूड ग्रेन्स प्रोक्योर करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में देती है। एक और इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स, क्योंकि हम फर्टिलाइजर पर भी सब्सिडी देते हैं, जो इस मिनिस्ट्री के ₹1,75,000 करोड़ में रिफ्लेक्ट होता है। होम मिनिस्ट्री की तरफ ध्यान देते हैं। इसके अंडर सारे यूनियन टेरिटरीज एंड पुलिस आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर यूटी के लिए एक अमाउंट सैंक्शन किया गया है। इस बजट में दो मिनिस्ट्रीज को काफी हाई एलोकेशन मिली, वो है रेलवेज एंड रोडवेज। दोनों को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हाई एलोकेशन मिला। वन गुड थिंग अबाउट दिस बजट इज कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करते हैं तो उसके रिटर्न्स हमें ज्यादा मिलते हैं एंड ओवर अ लॉन्गर पीरियड मिलते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हर ₹1 खर्चा करने पर हमें ₹2.5 रिटर्न्स मिलते हैं। दैट्स वाई अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करना होगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना हो सके उतना कम करना होगा। चैप्टर 5 कंक्लूजन। भारत का मेन प्रॉब्लम यही है कि भारत का टैक्स पेइंग बेस काफी छोटा है। जब बात टैक्स पे करने की होती है तो भारत दुनिया में 116th रैंक करता है। भारत के सिर्फ 2% लोग टैक्स पे करते हैं। ये नंबर चाइना में 15% और अमेरिका में 80% है। यही रीजन है कि ये देश फास्ट तरक्की कर सकते हैं। यानी कमाने वाले हाथ बहुत कम है और खाने वाले मुंह बहुत ज्यादा। एज अ रिजल्ट हमें लोन लेना पड़ता है। ये लोन हम कहाँ से लेते हैं, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, ये हम किसी और वीडियो में समझेंगे। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलो, कैन वी कंटिन्यू नाउ? आइए आप कैलकुलेशन देखते हैं। व्हेन टोटल इनकम इंक्लूड्स नॉर्मल इनकम एज वेल एज स्पेशल इनकम। ओके, राइट डाउन एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 7, write down, calculate tax liability of Mr. A ब्रैकेट में रेसिडेंट, एज 50 years for following income. Serial number, particulars, rupees. First salary 4 lakhs, house property 2 lakhs, PUBG 5 lakhs, then interest इनकम कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा? इंटरेस्ट इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? कौन से हेड में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लिखा। तो से 1 लाख, देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A 4 lakhs, long term capital gains under section 112 2 lakhs, long term capital gains under section 112A 4 lakhs,
कैजुअल विनिंग 2 lakhs, ऑनलाइन गेमिंग 1 लाख। ये कैजुअल विनिंग्स कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? नहीं, टैक्स रेट में कौन से हेड में? पहले तो इनकम क्लासिफाई करना होगा 5 हेड में। जैसे ये सैलरी विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, दिस इज पीजीपी, देन इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। तो ये ऑनलाइन गेमिंग एंड कैजुअल विनिंग्स कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ओनली, राइट? उसका हेड क्लासिफाई होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बट फिलहाल हम क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे, टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं। ना व्हेनेवर, पहले तो टोटल इनकम कैलकुलेट करो, कितना है टोटल? $25 lakhs। Now whenever some income is normal income and some income is special income, what we need to do is पहले स्पेशल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे एट स्पेशल रेट्स, ओके? एंड देन अपार्ट फ्रॉम स्पेशल इनकम जो भी बाकी बच रहा है वो नॉर्मल रेट में जाएगा, एंड नॉर्मल रेट तो आपको ऑलरेडी पता है 0 to 2.5 lakhs वगैरह वगैरह, राइट? सो विल सी द कैलकुलेशन, विल साइमल्टेनियसली सॉल्व दिस एग्जांपल, ओके? तो बिलो दिस राइट डाउन आंसर, हेडिंग लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, राइट हैंड साइड AY 24-25. In every example we will be writing assessment year for which we are calculating the tax, okay? Serial number, particulars, right hand side rupees. First again we'll just write total income. Total income in outer column 25 lakhs, and then B tax liability. अब टैक्स लायबिलिटी में 2 पार्ट करेंगे, इसमें फर्स्ट टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, अब कौन से स्पेशल रेट वाले टैक्स है? ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स वाला 111A, ये 112 वाला लॉन्ग टर्म, ये 112A लॉन्ग टर्म कैजुअल विनिंग्स एंड ऑनलाइन गेमिंग, बराबर? तो ये हमें सेपरेटली कैलकुलेट करना है, ये वाले टैक्स, एंड देन रिमेनिंग ऑल दिस विल बी गोइंग इनटू नॉर्मल इनकम, ओके? तो ईयर 1 by 1 वी हैव टू शो। तो ये पे एक छोटा सा टेबल भी बनाते, इनकम रुपीज रेट। स्पेशल इनकम में ये अगेन 3 कॉलम्स बनाए, इनकम रुपीज एंड रेट। इसमें फर्स्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A। अब 111A वाला इनकम कितना है? 4 लाख, राइट? क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो रुपीज में लिखिए 4 लाख। अब स्पेशल रेट देख करके बताइए 111A पे टैक्स रेट क्या है? 15%। तो 4 lakhs इंटू 15% फ्लैट कितना आएगा? 60,000। तो इनर कॉलम में 60,000। सेकेंड कौन सा दिया है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 इनकम कितना दिया है? 2 लाख। तो राइट डाउन इन रुपीज 2 lakhs। रेट क्या है? 20%। तो 2 lakhs इंटू 20%, 40,000।
then long term capital gains under section 112A. 112A मतलब ये शेयर्स वाला होगा, राइट। अब इनकम कितना दिया है 4 लाख, लेकिन 112A में 1 लाख के ऊपर वाला जो इनकम है वो टैक्सेबल है, राइट। तो 4 लाख माइनस 1 लाख दैट इज 3 लाख एंड टैक्स रेट इज 10%। यहाँ पे ब्रैकेट में दिखाई है 4 लाख माइनस 1 लाख, टैक्स अमाउंट विल बी 30,000। देन फोर्थ, कैजुअल विनिंग्स कितना दिया इनकम 2 लाख। 2 लाख पे 30% 60,000 एंड ऑनलाइन गेमिंग 1 लाख पे 30% 30,000। So these all are special tax। तो कितना आएगा ये 1,30,000 160 2 lakhs 20,000। Leave one line blank। Tax on normal income। जब भी नॉर्मल इनकम कैलकुलेट करोगे यू विल बी टेकिंग रिमेनिंग अदर इनकम। आइदर 25 लाख में से ये 4 जो 5 जो है लेस करेंगे और एक एक करके ये ऐड करो। ये कितना आ रहा है 4 + 2 6 6 + 5 11 एंड दिस इज 12 लाख। तो नॉर्मल इनकम इज 12 लाख। हियर टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, इसके नीचे लिखे नॉर्मल इनकम 12 लाख। तो टैक्स ऑन अबव, तो 12 लाख पे टैक्स क्या लगेगा अभी, दिस यू ऑलरेडी नो द कैलकुलेशन। 1,72,500, राइट। एज 60 से नीचे रेसिडेंट पर्सन है, तो 12 लाख में से 10 लाख लेस होगा, उस पे 30% एंड यू ऑलरेडी नो 10 लाख तक 1,12,500 टैक्स आ रहा था। तो नॉर्मल टैक्स यू ऑलरेडी नो, सेम वी कैन राइट इनटू आउटर कॉलम 172,500। सो टोटल टैक्स 3,92,500 plus health education cess at the rate 4%. So after adding final tax liability 4,08,200. Is it correct? Anyone having any difficulty? हमने क्या किया है, जो स्पेशल इनकम वाले जो लिखे उसका सेपरेटली टैक्स कैलकुलेट करा, रिमेनिंग नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया। डन। नाउ विल यू सॉल्व वन एग्जांपल इंडिपेंडेंटली, सिमिलर लाइंस में क्वेश्चन। चलो, so this was example number 7. Write down example number 8. Compute tax liability of Mr. A, bracket में resident, age 75 years, serial number particulars rupees, salary 2 lakhs, house property 1,10,116, PGBP 5 lakhs, short term capital gains 4 lakhs,
long term capital gains under section 112, 2 lakhs. Long term capital gains under section 112A, 3 lakhs. Short term capital gains under section 111A, 3 lakhs. Casual winnings, 3 lakhs. ऑनलाइन गेमिंग 2 lakhs. और कुछ बचा? बस इतना ही. टोटल इनकम चलिए आप इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करेंगे अभी. वो आंसर कैलकुलेट करते हैं. क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है, जब कैलकुलेट करोगे तो राउंडिंग ऑफ करना होगा. Let's see how many of you get correct answer.
If you have completed with the answer, do tell if any answer. Just a second. एक सेकंड, 4 lakhs, एक सेकंड जस्ट कंप्लीट। हाँ, अब बताइए आपके आंसर्स। 4,15,500, ओके, और 4,02,500 आपका 4,47,760 और 4,30,540, ओके, 4,02,500, ओके, यातलं एक पण बरोबर नाही। और कोई आंसर? दिस आंसर इज मोर क्लोजर, वेरी क्लोज वी कैन से। एक मिस्टेक हुआ है विच आई नो व्हाट यू हैव डन। एज 75 ईयर्स है, तो सीनियर सिटीजन के हिसाब से कैलकुलेट करना था। अच्छा, आप में से एज किसी ने कंसिडर ही नहीं किया था? किया है, हाँ। देन senior citizen you should supposed to consider। चलो डिस्कस कर ले, बस 2 मिनट में पहले डिस्कस कर लेते, टाइम हो चुका है। विल कंप्लीट इट टुमारो। जस्ट लुक, आपने पहले स्पेशल इनकम पे कैलकुलेट करा, तो यहां पे फर्स्ट कौन सा था? 112, तो 2 lakhs पे 20%, दैट इज 40,000। इज दिस करेक्ट? इसमें मोस्टली किसी का मिस्टेक नहीं हुआ रहेगा, राइट? देन दूसरा क्या था? 112A वाला 3 lakhs, तो 112A 3 lakhs माइनस 1 lakh, दैट इज 2 lakhs पे 10%, ये 20,000 करेक्ट है। इसमें भी मोस्टली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 3 lakhs, 111A वाला 3 lakhs, इस पे 15%, 45,000 कैलकुलेट करा एवरीवन, ओके। देन इसमें भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कैजुअल विनिंग्स 3 lakhs पे 30%, 90,000, 2 lakhs पे 30%, 60,000। मोस्टली जो मुझे लगता है मिस्टेक, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो है, क्या आपने नॉर्मल इनकम में इंक्लूड किया है? क्या उस पर भी 15% कैलकुलेट किया है? हाँ, तो नॉर्मल इनकम देन मिस्टेक क्यों नहीं होना चाहिए? 75 ईयर्स, अब तो सिर्फ 2,500 का फर्क आना चाहिए, 2,500 का ही डिफरेंस आना चाहिए ना। तो ये कितना आता है देखिए, कैसे कर सकते हैं? पहले राउंड ऑफ करके लिया, यहाँ पे
total income 25 lakhs 10,116 rounded off to 25 10,120, right? इसमें से ये स्पेशल इनकम लेस करेंगे या टोटल इसको करेंगे? 2 lakhs प्लस ये राउंड ऑफ करके प्लस 5 lakhs प्लस 4 lakhs, that is 12 lakhs 10,120. Then 12 lakhs 10,120 minus 10 lakhs, इस पे 30% प्लस 1 lakh 10,000, क्योंकि सीनियर सिटीजन है, 173,036, राइट? अब यहां पे टैक्स का राउंड ऑफ करना था, लेकिन राउंड ऑफ कब करना है? फाइनल टैक्स आने के बाद. मींस दिस विल बी एडेड इन दिस 2,55,000, तो 428,036 उसमें हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड करेंगे. तो आफ्टर एडिंग 445,157 and this will be rounded off 445,160. Chale, again we'll discuss this example and we'll complete this example tomorrow only. Okay, and some more examples will be solving. And again tomorrow night, day after tomorrow, you can enjoy your holiday. Day after tomorrow we are going to start with one very important part, surcharge. Again बहुत सारे implications है उसके. Okay, we'll conclude for now.